लाइफ भी बढ़ गई। ये देखो किसान के लिए कितनी बड़ी बात है, उसमें कोई जहर नहीं रहा और उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई। उसको आप हरियाणा भेज दो, पंजाब भेज दो, महाराष्ट्र भेज दो, कहीं भी भेज दो, 4 से 5 दिन तक वो जो सब्जी है, फल है, ऐसे के ऐसे चमकदार रहेंगे। ये हमने हमारे एक्सपेरिमेंट में देखा है। जी आरपी सिंह जी, एक और सवाल आपसे, थोड़ा सा कठिन है। हाँ बोलिए सर। जयपुर कब पधार रहे हैं? जयपुर तो मैं आते ही रहता हूँ, अभी इस बार आऊंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा। चलिए सर, इस बार जब आप जयपुर आते हैं और मैं आपके टीम को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप एक बहुत बड़ा मुहिम आप भारत के अंदर या दुनिया के अंदर आपने छेड़ा है और 24 घंटा का जो जैविक प्रोग्राम चला रहे हैं, उसके लिए हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत बधाई। और हमें उम्मीद है कि सक्सेस होगा। और आपकी टीम से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो अभी हमारा सीड टू सीड प्रोडक्शन चालू है राजस्थान में जीरा का, उसको कवरेज करवाइए, कवरेज करवाइए। उसमें क्या है, किसान का मुनाफा भी बढ़ेगा और आपकी टीम को भेज के दोनों आदमी इसका एक करते हैं ज्वाइंट वेंचर करके, ताकि दुनिया में इसका मैसेज जाए अच्छा। जी बिल्कुल, जैविक के लिए, रसायन मुक्त के लिए हम हमेशा तैयार हैं, किसी भी तरह की चीज के लिए हम हमेशा तैयार हैं। बिल्कुल, आप जब कहेंगे, जैसे कहेंगे, हम किसी भी तरीके से ये जो संवाद रख रहे हैं उसका कारण भी सिर्फ ये है कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। किसी भी तरीके से लोगों तक हम पहुंचे, लोगों तक हमारी बात पहुंचे कि रसायन मुक्त हमको वातावरण चाहिए, रसायन मुक्त हमें भोजन चाहिए, रसायन मुक्त हमें फल चाहिए और रसायन मुक्त हमें अन्न चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गौड साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी, आपने अपना समय निकाला और कोलकाता से हमारे साथ जुड़े, हमारे इस अखंड संवाद का हिस्सा बने। बहुत जल्द हम आपसे मुलाकात करेंगे, जब भी आप जयपुर आए हमसे जरूर मिलकर जाएं। और जी हां, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अखंड संवाद में हम लगातार इसी तरह से लोगों से आपको मिलाते रहेंगे, लोगों से हम बात करवाते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है किसी भी तरीके से जैविक मुहिम चले, जैविक राजस्थान बने, जैविक हिंदुस्तान बने। हम चाहते हैं कि लोगों की थाली से अब जहर खत्म हो जाए। हमारा मिशन यह है कि लोगों की जो थाली है, जी हां, और लगातार एक के बाद एक समय बीतते हुए 7 बज गए हैं इस समय पर, 7 बजने, जी हां, और अखंड संवाद जो कि लगातार जारी है, अखंड संवाद में जिसमें कि हम शुद्ध के लिए युद्ध कर रहे हैं, अखंड संवाद जिसमें कि हम देशी बीज बचाने की बात कर रहे हैं, देशी गाय बचाने की बात कर रहे हैं, देशी किसान देशी खेती करने की बात कर रहे हैं, उसी में आज हम हमारे साथ में कई लोग एक के बाद एक जुड़ रहे हैं, कई ऐसे योद्धा जुड़ रहे हैं हमारे साथ जो कि इस युद्ध में पहले से शामिल हैं, कई ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि लगातार एक के बाद एक लोगों की प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। और अब हम अखंड संवाद में बढ़ रहे हैं अगले पायदान की ओर। 2 बजे हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था, 7 बज गए हैं और हम अगले 2 बजे तक, अगले 24 घंटे के लिए, अगले दिन मतलब कि 18 तारीख को 2 बजे तक इस कार्यक्रम को ठीक इसी प्रकार यथावत जारी रखेंगे। आपके कमेंट्स, आपके लाइक, आपके व्यूज हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। आप लोगों के स्नेह के लिए धन्यवाद। और अब हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में, जी हां, मिस्टर पंकज ओझा का। पंकज ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे इस कार्यक्रम में। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त हैं और पिछले कई दिनों से मिलावटियों और जो रासायनिक चीजें बना रहे हैं उनके लिए यहां पर सिंघम बने हुए हैं जयपुर में। एक बार फिर से सर आपका स्वागत और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सर, आज का जो कार्यक्रम अखंड संवाद है वो फिर उसी विषय पर है जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है कि खाने में, थाली में जो जहर लगातार बढ़ता जा रहा है उसे कैसे कम किया जाए। सीधे सीधे आपसे यही सवाल, हालांकि सवाल और भी हैं, गाय माता के ऊपर भी हम बात करेंगे, जल संरक्षण पे भी बात करेंगे, पर सीधे सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं सर, किस प्रकार से थाली में से जहर को कम किया जा सकता है? थाली में से जहर करने के बहुत सारे तरीके हैं जी, और ये शुरू होगा सब्जियों के साथ और फलों के साथ। बाज़ार से आप खाना बनाने के लिए सब्जियां लाएंगे, सब्जियां केमिकल युक्त मिलेगी। खीरे आप लाएंगे, उन पे केमिकल्स का छिड़काव कर दिया गया है। लौकी है, रात को छोटी सी होती है और सुबह बड़ी कर दी जाती है, उसमें इंजेक्शंस लगा के बड़ी कर दी जाती है जी। इसी तरह फ्रूट्स उगाने के साथ साथ पेस्टिसाइड और केमिकल्स का इतना ज़बरदस्त उपयोग किया जाता है कि उसमें बड़े भारी भारी हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड्स आपको मिलेंगे। तो
तो लाने के साथ साथ आप उन्हें रात को ही पानी में डाल दें जी। और ताकि रात भर वो पानी में रहेंगे तो उनकी इंटेंसिटी काफ़ी कुछ कम हो जाएगी और सुबह उसको उपयोग करें। सीधे बिल्कुल ना खाएं, बहुत ही हानिकारक हो सकता है। ऐसे कई इंसिडेंट और घटनाएं हुई है कि सीधे ही उनको खाया और हाथों हाथ ही डेथ हो गई। गर्मियों में ऐसी कई सूचनाएं मिली थी और अखबारों की सुर्खियां बनी जी। इसी तरह से जब आप घी, तेल, मसाले वगैरह जब खरीदते हैं तो कोशिश करें कि आप खुद अपना सूखे मसाले खरीद करके अपने सामने पिसवाएं तो काफ़ी हद तक आप बचेंगे। जो पैक्ड मसाले आ रहे हैं उनमें काफ़ी हद तक पेस्टिसाइड और कई सारी चीज़ों का, केमिकल्स का यूज़ है, प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ है और ज़रूरत के मुताबिक जो सीमा है उससे ज़्यादा होते ही वो बहुत ही अनसेफ हो जाते हैं, आपकी बॉडी को बहुत भारी रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से आटा जी। आटा जो पिसा हुआ हम ले रहे हैं वो अब वो घटिया क्वालिटी के गेहूँ वगैरह सब मिला करके पीस करके प्रिजर्वेटिव और सारा पेस्टिसाइड सारा मिला करके, क्योंकि उसको अगर प्रिजर्व करना है तो ये डालना उनकी मजबूरी है जी। और वो आपके शरीर में जाएगा। तो ये आटा है। घी काफ़ी कुछ बाजार में हमने नकली पकड़ा है, तो अच्छी कंपनियों का ब्रांडेड घी लें, ज़रूर से टेस्ट करें, अपने हाथ में लें, उसकी विस्कोसिटी को देखें कि इसमें चिकनाहट बराबर है कि नहीं, उसकी खुशबू है कि नहीं। अभी ये सर्दी है तो ऐसे कई आपको बाजार में नकली घी मिलेंगे कि इतनी ठंड में भी वो जम नहीं रहे हैं, बिल्कुल लिक्विड की तरह है। तो वो तो अपेरेंटली आपको दिखेगा कि बिल्कुल ये नकली घी है। इसी तरह नकली तेलों से बचने की ज़रूरत है, उनसे भी आप बचें। मसालों का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो उनसे बचने की ज़रूरत है। फिर आता है पीने का पानी जी। पीने के पानी के बारे में FSSAI की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके अनुसार जो प्लास्टिक की बोतल्स का जो पानी है जी। वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और सबसे खतरनाक श्रेणी की खाद्य वस्तु में FSSAI भारत सरकार की संस्था ने इसको रखा है। और जो विदेशों की स्टडी की बात करें तो इसमें जो केमिकल्स हैं वो आपके हार्मोन्स को भी डिसबैलेंस करते हैं, साथ ही कोर्टेक्स तक में भी आपके माइंड के प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिले हैं और कई सारे देशों में प्लास्टिक की बोतल्स को बैन कर दिया गया है। और यहाँ भी बड़े बड़े होटल्स और सेक्रेटरीट और कई जगह पे इन प्लास्टिक बोतल्स को चलन से बाहर करके कांच की बोतल्स यूज की जा रही है। ये सारे तरीके यदि हम करते हैं तो काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। पाम ऑयल का उपयोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। तो ढेर सारे जो फास्ट फूड आपको पैक्ड मिलते हैं जैसा ये नमकीनें, चिप्स, ये लगभग सारी पाम ऑयल में बनाई जा रही हैं। पाम ऑयल आपके शरीर को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, हालांकि इसे खाद्य श्रेणी में डाल दिया गया है, लेकिन ये हमारा पारंपरिक तेल नहीं है। हमारे तेल तिल, सरसों और मूंगफली के तेल आदि हैं, हमारे नारियल तेल भी है। तो ये पाम ऑयल में क्योंकि ऑर्डर नहीं है, खुशबू नहीं है, लंबे समय तक आप रख सकते हैं, खराबी नहीं होगी, तो पाम ऑयल का चलन बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसी तरह जब आप आइसक्रीम खाएं तो डेसर्ट और आइसक्रीम में अंतर होता है। आइसक्रीम मिल्क से बनेगी और डेसर्ट पाम ऑयल से बनेगी, और ये जब आप डेसर्ट लेते हैं तो पाम ऑयल सीधे सीधे आपके अंदर जाएगा। और जब कोल्ड कॉफ़ी आप पीते हैं तो कोस्ट कटिंग के लिए भी उसमें ये डेसर्ट ही डाली जाती है, आइसक्रीम होती नहीं है, तो आप सीधे सीधे आपके पाम ऑयल का इंटेक बढ़ जाएगा, जिससे ये धमनियों में जाके जमता है, हार्ट अटैक के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हर सेक्टर में कुछ न कुछ है। मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ आप देखें कि ख़रीदने के पहले टेस्ट करें, सूंघें, जांचें कितनी पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, सड़ तो नहीं गई, तो टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह और भी कई चीज़ें हैं जो हमें जांचें, परखें, टेस्ट करें, सूंघें, हाथ से छू करके देखें, उससे पूछें, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखें, उसका एक्सपायरी डेट देखें, ये सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। जी पंकज जी, कुछ समय पहले आपने एक मसाला कंपनी पे छापा मारा था, बताया था कि वहाँ पर जो उनके रॉ मटेरियल था या जो मसाला था उसमें जो केमिकल्स थे, पेस्टिसाइड्स था, उनका यूज़ मात्रा से ज़्यादा था जो परमिटेड मात्रा थी। हुआ, सब कुछ हुआ, अखबारों की सुर्खियां बना, कुछ दिन तक वो भी रहा। उसके जस्ट बाद, कुछ दिन बाद उसी मसाला कंपनी का एक विज्ञापन आता है कि अब ये IMP की गाइडलाइंस के हिसाब से है। ये क्या है? उनका ये कहना है कि हम जब किसानों से लेते हैं तो किसान अपनी खेती को उपजाने के लिए या जब बम्पर पैदावार करने के लिए केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का खूब यूज करते हैं जी। और वो जब हम खरीदते हैं तो और पीसते हैं तो फिर वो जो केमिकल्स और पेस्टिसाइड के पार्टिकल्स मसाले में आ जाते हैं जी। तो अब हम ये कोशिश करेंगे कि हम खुद खेत लें और खेत में सारी फसलें हमारे
सुपरविजन में उपजाएं और उसका हम मसाला बनाएं, उसको इन्होंने ये IMP नाम दिया है, जैसा मुझे बताया गया। जी 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 जी। अच्छा, दूसरी चीज मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि पाम ऑयल को अब खाद्य श्रेणी में, एडिबल ऑयल श्रेणी में डाल दिया गया है। जब आपको पता है कि ये नुकसानदेह है, किसान को पता है कि नुकसानदेह, आम नागरिक को पता है कि नुकसानदेह है, फिर वो कौन सी कमेटी होती है जो इन्हें खाद्य श्रेणी में डाल दी जाती है? हालांकि आपसे सवाल मैं एक जनरल पूछ रहा हूँ। ये भारत सरकार की जो संस्था है FSSAI, उनके द्वारा ये निर्णय लिए जाते हैं जी। और उनके द्वारा भी सोच विचार करके ही लिए जाते होंगे। मैं तो उनके निर्णयों पर प्रश्न नहीं उठा इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। परंतु ये अवश्य है कि हमारे जो पारंपरिक चीजें हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे पारंपरिक खाने हैं, हमारी जो पारंपरिक सोच है, हमारी जीवन पद्धति है, ये सुविचारित है, टेस्टेड है। और हमारे बुजुर्ग हैं, ऋषि मुनि हैं, मनीषी हैं, हमारे पूरी तरह से उन्होंने देखा, क्योंकि हमारे यहाँ पर आयुर्वेद का चलन रहा है। आयुर्वेद अपने आप में एक बड़ा खजाना है। तो आयुर्वेद के मापदंड पर जो हमारे शरीर के लिए बेहतरीन माने गए, उन्हीं तेलों को हमने हमारे खाने में शामिल किया जी। तो अब तो कई तरह के हैं, कॉटन सीड भी है, राइस ऑयल भी है, लेकिन देखने वाली अलसी के तेल भी हैं और भी कई हैं। तो बेसिकली पाम ऑयल, अलसी तेल, ये हमारे यहाँ तो पहले साबुन बनाने में यूज होता था जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नुकसान तो इनके हैं ही, भले ही खाने के लिए परमिशन दे दी जाए, इस पे तो निर्णय पे हम सवाल नहीं कर सकते, लेकिन ये व्यावहारिक दृष्टि से उचित कम है। पंकज जी, अगली तरफ बढ़ रहे हैं हम। भारत को गोपालों का देश कहा जाता है। गोपाल नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि हम गायों को पालते थे। हम गायों से विमुख हो रहे हैं, गायों से दूर हो रहे हैं और इसके दुष्परिणाम भी हम झेल रहे हैं। क्या किया जाना चाहिए, क्या कर सकते हैं जिससे कि वापस से हम गायों के समीप जाएं, गायों को पालना शुरू करें, और कितने इसके भविष्य में क्या दुष्परिणाम और झेलने पड़ सकते हैं? गौ माता से अच्छा तो कोई है ही नहीं, और इसे पशु कहना तो इनका अपमान करना है। इनको तो राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहिए जी। और इनके गाय के दूध के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो माँ के दूध के समान ही होते हैं। विटामिन, मिनरल, सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इनका चाहे मूत्र हो, चाहे कोई और भी चीज़ हो, इनका गोबर हो, सभी चीज़ें पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी है और इससे सुधार ही होता है पॉल्यूशन में और में सब में, और बड़ा उपयोगी और काम का है। इसके लिए तो यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बने और हम सभी लोग गो संवर्धन करें और इस तरह की चीज़ें लाई जाएं कि एक गाय को अगर पाला जाता है तो उससे क्या क्या तो फायदे हैं और किस तरह से इनकम हो सकती है, और इसके गोबर और पेशाब वगैरह जो भी है, गोमूत्र है, इसको अगर खेत में डाला जाए, यूज किया जाए, उसमें फसलें उपजाई जाए जो आजकल ऑर्गेनिक के नाम से भी है, ये सारे फायदे अगर बताए जाएँ और गाय के दूध का फायदा बताया जाए तो ये सारी चीजें जब जनता में जाएगी, जनता जागरूक होगी और फिर गौ संरक्षण अपने आप ही होगा। जी हाँ, गो कृषि की मुहिम इस समय चल रही है। अखंड संवाद भी असल में उसी को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है कि प्राकृतिक खेती करें, जैविक खेती करें, गो कृषि करें, जिससे कि हम जो खाने में जहर आ रहा है, जो फलों पे जहर आ रहा है, उससे कम से कम हम बच सके। गो कृषि की मुहिम में भी कुछ इसी तरह की बात की जाती है कि गाय के पंचगव्य जो है उनसे हम खेती में उसका काम लें और हमें किसी फर्टिलाइजर की उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तरह की खाद की जरूरत, किसी तरह के ऐसे केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे सर हमारे किसानों को जो कि डरे हुए हैं अभी भी? उन्हें लगता है कि हम जब बिना केमिकल के फसल उगाते हैं तो ना तो उसका दाम मिलता है, ना उसे खरीदने वाले हैं। बल्कि अब स्थितियां उल्टी हैं जी। पंजाब और हरियाणा के उदाहरण हमारे सामने हैं कि हमने वहाँ पे खेती की और पेस्टिसाइड डाले, DAP, यूरिया, तो अब वहाँ की जो जमीन ही जहरीली हो गई है जी। पंजाब हरियाणा के जो किसान भाई है उनको खाने के लिए हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़ आकर के गेहूं खरीदना पड़ रहा है और अब पहले से स्थितियां बिल्कुल बदल गई है। अब आप देखें कि जनता इतनी जागरूक हो गई है कि जो गाय का जो ओरिजिनल दूध है उसके लिए 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये भी 1 लीटर के देने के लिए तैयार है और लोग दे रहे हैं जी। अनेक कंपनियां अच्छा काम कर रही है तो वो अच्छा शुद्ध दूध दे करके अच्छे दाम भी ले रही है। इसी तरह से जो इस तरह की खेती कर रहे हैं किसान जी, जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और गाय और भैंस के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या इनकी गोबर को डाल करके उपजाऊ कर रहे हैं, अपनी फसल उपजा रहे हैं और वो इसको सर्टिफाई करते हैं, तो आमजन किसी भी दाम पे उसको खरीदने के लिए तैयार है। पहली वाली स्थितियां नहीं है कि इसको दाम नहीं मिलेगा, बस उसको अपनी ब्रांडिंग करनी होगी, विश्वास दिलाना होगा
कि इसमें बिल्कुल भी डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल्स ये सारे यूज नहीं किए गए। आज तो लोग ये चाहते हैं कि हाँ, थोड़ी पहले से हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है जी, और कोई भी दाम देने को तैयार है, बस उन्हें विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये जो मैं खरीद रहा हूँ ये वाकई जो ये कहा गया है वैसा ही है। तो निश्चित रूप से जो है इनकी आमदनी बढ़ेगी किसानों की, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी ज़मीन भी सुरक्षित रहेगी, वो खराब नहीं होगी। जी जी हाँ, और बिल्कुल एक चीज के लिए पंकज सर को सैल्यूट करना चाहिए, इस बात के लिए कि इन्होंने भी एक जागरूकता फैलाई है। जिस तरह से लगातार मिलावट के खिलाफ इन्होंने जो जंग छिड़ी हुई है, रोज अखबार में पढ़ पढ़ के लोगों के दिमाग में कम से कम अब ये घुसने लगा है कि कुछ चीज ऐसी भी है जो मिलावट वाली है, कुछ चीज ऐसी भी है जिसमें कि केमिकल बहुत सारा भरा पड़ा है, और कुछ चीज ऐसी भी है जो बिना हाइजीन के बनी हुई है। लोग अब सोचने लगे हैं, लोग सर रेस्टोरेंट में जाने से पहले देखने लगे हैं कि क्या क्या चीज है। परंतु सर फिर भी अभी एक लंबी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी शुद्ध के लिए युद्ध की। क्या लगता है कि किस तरीके से सरकारें क्या पॉलिसी बनाए, जिससे कि असल में क्या होता है कि आप तो वहां पे छापा मार देते हैं, छापा मारने के बाद 2 दिन दुकान में कोई फर्क पड़ता है, तीसरे दिन से फिर से सब कुछ वही सब शुरू हो जाता है। तो कौन सी ऐसी पॉलिसी की जरूरत है? सरकार को इस मामले में बहुत गंभीरता से विचार करना होगा, और जैसा राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं भजन लाल जी, जो कटिबद्ध हैं कि कम से कम राजस्थान स्वस्थ राजस्थान बने और मिलावटी और नकली चीज़ों से यहाँ की जनता को मुक्ति मिले। जी, अभी तक जो मैं समझ पाया हूँ थोड़े समय काम करते हुए कि एक्ट मुझे थोड़ा व्यापारी फ्रेंडली लगा। जी, इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया है और उसके बाद उसे सजा होगी और पेनल्टी होगी, और अभी विभाग के पास पावर्स ही नहीं है कि कितना भी गंदगी वहाँ मिली हो या कैसा भी स्थिति रही हो, 1 घंटे के लिए भी उसकी दुकान को बंद नहीं किया जा सकता। जी, तो उसके हौसले बुलंद रहते हैं, वो लगातार वो काम करता रहता है। और जो जनता है जिसको ये पता लगा है कि कल यहाँ पे रेड हुई थी और उसके बाद भी जब दुकान खुली रहती है, तो जनता में सिस्टम के प्रति अविश्वास भी पैदा होता है कि ये कैसी कार्रवाई है कि ये कल भी ऐसा ही पिला रहा था जूस और आज भी यही पिला रहा है, कल भी यही बेच रहा था, आज भी यही बेच रहा है। तो इसके लिए तो कम से कम कुछ समय के लिए उसका एक्ट में आना चाहिए कि इतने समय बंद रहेगी, या अगर वो प्रूव हो जाता, जो कि वैसे तो ओपन एंड शट केस है कि जो जहाँ नमूने लिए गए और अनसेफ पाए गए तो उसको चाहे 2 दिन की सांकेतिक सजा हो, सजा अगर होने लगेगी तो ऐसे लोग डरते रहेंगे और इसके अभाव में वो छूटते रहेंगे, उसके हौसले बुलंद रहेंगे। तो ये सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे एक्ट में, और भी कई सारे परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अच्छे लोगों को प्रमोट किया जाए, बुरे लोगों को और ज़्यादा दंड दिया जाए, और लगातार जो है सरकार को देखना पड़ेगा कि जो स्टाफिंग है उसको भी बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, लेबोरेटरीज बढ़ाई जाए, संसाधन बढ़ाए जाएं, आम लोग जाकर के लेबोरेटरी में टेस्ट करा लें, उसके लिए और प्रक्रियाएं सरल हो जाएं, जल्दी से उन्हें रिपोर्ट्स मिल जाएं। तो ये जब चीज़ें होने लगेगी, जनता में अवेयरनेस होगी, अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए भी फंड्स और सारी चीज़ें एक पूरी प्लान करके अगर की जाती हैं तो ये होगा। क्योंकि इसका दूसरा पार्ट और भी गंभीर है जी, कि एक तो नकली और मिलावटी खा करके वो बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया जी, उसके बाद उसने दवा ली, तो दवा में मान लीजिए ओजिथ्रोमाइसिन या ऑफ्लॉक्सिसिन वो लेता है एंटीबायोटिक, और पता लगा कि दवा को जब टेस्ट किया गया तो उसमें साल्ट का 1 ग्राम भी नहीं है, जबकि वो 500 मिलीग्राम क्लेम कर रहा है, उसमें 1 मिलीग्राम भी नहीं है। ऐसी अनेक दवाइयों की जांच में ये रिपोर्ट्स आई हैं। तो पहले तो वो मिलावटी नकली खा करके बीमार हुआ, और जब उसने दवा ली, महंगे अस्पतालों में गया, डॉक्टरों को दिखाया, फिर उसने महंगी दवा ली तो पता लगा कि उस दवा में वो साल्ट ही नहीं है, और बेचारा वो अल्टीमेटली वो सफ़र करता है आम आदमी। तो इन सब पे बड़ी काम करने की ज़रूरत है। अभी तो बहुत स्कोप है इस पे काम करने में। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो लंबी लड़ाई है। वाकई में बिल्कुल सही बात है, जंग अभी लंबी चलेगी, लड़ाई अभी लंबी चलेगी। लेकिन एक शिकायत जो मैं बार बार आम जनता से करता हूं, पिछली बार भी जब राम सा में पंकज सर पधारे थे तब भी मैंने यही कहा था कि पंकज जी ही सब काम करें ये जरूरी नहीं है, कुछ काम हमें भी करना चाहिए। जब हमें पता चल गया है कि इस दुकान पर मिलावट होती है तो कम से कम महीना 1.5 महीना भी अगर आप वहां जाना बंद कर देंगे, वहां जाना रोक देंगे, तो उन्हें बंद होने से ज्यादा उनको दंड मिल जाएगा, पनिशमेंट मिल जाएगा, और वो कम से कम एक दुकान को देखकर बाकी लोग सुधर जाएंगे। परंतु कुछ गलती हम लोगों की भी है, उसी को जागरूक करने के लिए आज हमने ये अखंड संवाद नाम का कार्यक्रम रखा है, और उसमें पंकज जी आप पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहूंगा 2 शब्द हमारे उन किसान भाइयों के लिए जो इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं, आम लोगों के लिए जो कि इस समय पर शुद्ध के युद्ध के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और पिछले 6 घंटे से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमने बहुत कुछ लड़ाई लड़ी है, बहुत कुछ सहा है।
हमें यहाँ तक कहा गया कि घर से अकेले तो निकलते होंगे। लंबी लंबी शिकायतें की गई, हमारे खिलाफ लंबी लंबी मीटिंगें की गई, और भी कई तरह से फंसाने की और की सारी धमकियां दी गई, लेकिन हम लोग अडिग रहे कि हमारा उद्देश्य सही है, हमारी मंशा सही है, तो हम ये काम करेंगे क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री जी चाहते हैं जी। परंतु अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी जो नए तरीके खेती के आए हैं, जिसमें पेस्टिसाइड और ये केमिकल्स को छोड़ करके हम अच्छी खेती कर सकते हैं, जिसमें वर्मी कंपोस्ट है, दूसरी है ऑर्गेनिक तरीके हैं, गोबर की खाद है, इसको यदि हम यूज़ करेंगे और अपनी प्रोडक्ट्स की अच्छी सी ब्रांडिंग करेंगे, लोगों को ये विश्वास दिलाएंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं इनमें हमने केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया है, तो विश्वास करिए ऐसे लोग आपको हाथों हाथ खरीदने को तैयार बैठे हैं। डबल ट्रिपल आपकी मुंह मांगी कीमत पर आप ये बनाएं, ब्रांडिंग करें, और लोगों की सेहत इससे अच्छी होगी और आप मानव सेवा भी कर पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, हमारे किसानों का मनोबल बढ़ाया, हम लोगों का उत्साहवर्धन किया, उन युवा किसानों का उत्साहवर्धन किया जो कि अभी नए नए इस खेती की फील्ड में आए हैं, चमक दमक वाली फील्ड को छोड़कर इस फील्ड में वो पहुंचे हैं, उन लोगों को भी आपने मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, अखंड संवाद में लगातार इसी प्रकार हमारी जो ये मुहिम है ये जारी रहेगी, और इसी प्रकार हम एक के बाद एक आपको अलग अलग गेस्ट से मिलाते जाएंगे। हम एक के बाद एक इसी प्रकार लगातार हमारे संवाद को अखंड रखेंगे, हम इस संवाद को आगे बढ़ाते जाएंगे। इस संवाद में हम आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो कि प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं, और साथ में हम कुछ ऐसे कृषि विशेषज्ञों से भी आपको मिलाएंगे जो इस बात की पुष्टि करेंगे कि जो हमारे किसान भाई कह रहे हैं वो सही है, और वो ये भी बताएंगे कि किस प्रकार की योजनाएं भारत सरकार या राजस्थान सरकार इस तरह की खेती के लिए लोगों को देती है, और वो इसका वैज्ञानिक पुट भी बताएंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बताएंगे कि क्यों हमारी जो जैविक खेती या प्राकृतिक खेती जरूरी है। अब हम स्वागत कर रहे हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर NK गुप्ता साहब का, जो कि इस समय पर डीन है SKNU यानी कि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत है NK गुप्ता जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पर अखंड संवाद चल रहा है, जो कि लगातार 2 बजे से हम इसे लगातार चला रहे हैं, और कल 2 बजे तक हम इसे लेकर जाएंगे, और इसमें बहुत सारे लोग आपकी तरह के विद्वान लोग इसमें जुड़ते चले जाएंगे। अभी तक के इस कार्यक्रम में आप पहले कृषि एक्सपर्ट के रूप में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में, प्राकृतिक खेती की इस मुहिम के बारे में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सुनील जी आपका बहुत बढ़िया प्रयास है, आप किसानों को भी जोड़ रहे हैं, वैज्ञानिकों को भी जोड़ रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी जोड़ रहे हैं। तो एक सामूहिक प्रयास अगर ये आगे बढ़ता गया तो मुझे कोई संदेह नहीं है आने वाले समय में हम जो केमिकल खेती है उससे छुटकारा हमें अवश्य मिलेगा, और ऑर्गेनिक की तरफ हमारा राज्य पूरी तरह से बढ़ेगा। तो आपकी पूरी टीम को इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और ये बताना चाहूँगा कि आपका ये अनूठा प्रयास है जिसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। जी गुप्ता जी, आप तो अक्सर किसानों से मिलते रहते हैं, अलग अलग जगह आपकी पोस्टिंग रही है, अलग अलग जगह पे आप लोगों से बात करते रहते हैं, किसान आपसे मिलने आते हैं। क्या कारण है कि किसान अभी ये मोह नहीं त्याग पा रहे पेस्टिसाइड्स का? सबसे बड़ी बात क्या है कि जब किसानों ने पेस्टिसाइड शुरू किया जी, तो किसान केवल लागत और इनकम जी 2 चीजों पर भी कंसंट्रेट करता रहा जी। स्वास्थ्य की तरफ न तो हमारे समाज ने ध्यान दिया, न सरकार ने ध्यान दिया, और न किसान इस चीज को समझ पाए जी। दूसरी समस्या ये थी कि हम कंपैरेटिव स्टडी करके बता भी नहीं पाए, या हमने इस तरह प्रयास नहीं किया कि हमारी जो जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है, वो केमिकल खेती से भी अच्छी है। लेकिन आज हमारे पास डेटा है, हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है कि क्यों प्राकृतिक खेती केमिकल खेती से भी अच्छी है जी। दूसरी बात, क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है, भूमि की उर्वरा शक्ति जिस तरह से खत्म हो रही है, हमारे माइक्रोब्स खत्म हो रहे हैं, और नए नए प्रोडक्ट्स जो कि केमिकल फर्टिलाइजर से भी ज़्यादा अच्छे हैं वो बाजार में आ रहे हैं। उन सबको देखते हुए आज हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग या प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने की नितांत आवश्यकता है जी। इसके लिए सबसे बड़ा बात है कि किसानों में जागरूकता पैदा करनी होगी, उन्हें ये समझाना पड़ेगा कि प्राकृतिक खेती से हम ज़्यादा अच्छी कमाई कर सकते हैं, हमारी भूमि को उर्वरा रख सकते हैं, और साथ के साथ हम अपने बच्चों के
स्वास्थ्य को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम किसानों को बताएंगे, हमारी सरकारें ध्यान देंगी, वैज्ञानिक ध्यान देंगे, तो निश्चित ही हम एक सुदृढ़ भारत की जो हमारी कल्पना है उसको साकार कर पाएंगे। परंतु फिर भी अगर पिछले 5 साल की बात करें या पिछले 8 साल की बात करें तो कितने लोग आपको ऐसे मिले जो कि अब धीरे धीरे चाहे बहुत कम रेशो में सही लेकिन जैविक खेती की तरफ या प्राकृतिक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं? ये बहुत सही आपने प्रश्न पूछा है। देखो, मैं कई किसानों से मिलता हूं, वैज्ञानिकों से भी हमारी संगोष्ठी होती है जी। किसान पूरी तरह तो नहीं मुड़ा, लेकिन उसकी अब इच्छा होने लगी है। और जैसे जितनी खेती है उसका मैं ये कह सकता हूं कि जैसे हमारा वेस्टर्न राजस्थान है ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा है, इस तरह जो किसान केमिकल्स पूरी तरह यूज करते थे वो अब सोचने लग गए हैं कि हमें 20%, 25%, 30% खेती जैविक खेती ही करनी है। हमारी विश्वविद्यालय ने हमारे एक IFS मॉडल दिया है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसमें हमने किसानों के लिए खेती में किस तरह के सब चीज़ों का कंपोनेंट होना चाहिए, किस तरह से जानवर रखने चाहिए, 1 बीघा में कितने जानवर, कितनी घास लगानी चाहिए, कितनी क्रॉप लगानी चाहिए, उन सबके मॉडल्स तैयार किए हैं और किसान उन मॉडल्स को अपना रहे हैं। और ये मॉडल्स पूरी तरह खेती के लिए हैं। और खेती में जो आधुनिकीकरण कर रहे हैं हम लोग, यंत्र हैं, उनको भी हम कम उपयोग में ले रहे हैं। कहने का मतलब उस खेती को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए भी हमारे वैज्ञानिकों ने मॉडल दिए हैं और किसान उसको अपनाने की ओर तत्पर हैं। एक जो कंफ्यूजन इस समय पर किसानों में है जो अपनाना चाहते हैं, उन्हें एक कंफ्यूजन है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की। कुछ योजनाएं प्राकृतिक खेती के लिए है, कुछ योजनाएं जैविक खेती के लिए। कई बार जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलता है लेकिन जो योजनाएं प्राकृतिक खेती के लिए है, इस कंफ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती अगर बहुत बड़े टर्म में सोचा है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। सरकार का कह दीजिए या वैज्ञानिकों का, हमारा एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह से केमिकल्स का उपयोग कम से कम हो, और केमिकल का उपयोग दोनों ही पद्धतियों में कम से कम हो रहा है। हम जब जैविक खेती की बात करते हैं तो कुछ हद तक हम उस ढंग के केमिकल्स तो नहीं कह सकते, कुछ माइक्रोब्स काम में लेते हैं। प्राकृतिक खेती कहती कि नहीं, नथिंग एल्स शुड बी एडेड टू द सॉइल, लेकिन जैविक खेती हमें कुछ हद तक अलाउ करती है। और प्राकृतिक खेती को ज्यादा से माना गया है कि आजकल जैसे भारत सरकार की भी योजना है, अभी हमारे राजस्थान सरकार में भी लेटर आया हुआ है, बहुत बड़ा अमाउंट प्राकृतिक खेती की तरफ सरकार देने वाली है। किसानों को सब्सिडी की तरफ भी बातें चल रही है, कैसे दे जाए उस पर सब पे बातें चर्चा चल रही है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि किसान है ना, जो केमिकल खेती करते हैं, एकदम से जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि रिजल्ट्स एक साथ नहीं आते। लेकिन 2-3 साल बाद अगर रिजल्ट देखे जाए तो प्राकृतिक खेती से ज्यादा उपज पैदा हो रही है, ज्यादा मुनाफा मिल रहा है केमिकल खेती की वजह से। इसलिए किसानों को हम तो यही सलाह देते हैं कि एक साथ आप पूरा कन्वर्ट नहीं करें, आप 20%, 25% हर साल अपनी खेती को केमिकल खेती की बजाय प्राकृतिक खेती की तरफ मोड़ते जाएं, तो आपको 4-5 साल 6 साल बाद में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और किसानों को लॉन्ग टर्म अगर सोचा जाए तो ज्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा। जी, इसी के साथ में एक और जो चीज है, जो हमने सब्जेक्ट यहाँ पे उठाया, वो है जल संरक्षण का। जल संरक्षण में भी हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए कुछ योजनाएं हमारी सरकारों ने बनाई है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अब फार्म पॉन्ड वगैरह बनाने लगे हैं किसान? बिल्कुल सुनील जी, जल संरक्षण की अगर हम बात करें तो बस्सी झाझड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जयपुर जॉबनर के बीच में है, और जिसको हम मिनी इजराइल कहते हैं। एक ही गांव में 1000-1200 पॉली हाउसेज हैं, और वहां का वाटर लेवल क्या है? 0। वाटर अंदर है ही नहीं, पानी के 400-500 मीटर तक पानी नहीं है। सारा की सारा जो कलेक्शन पानी का है वो बारिश के पानी को वो इकट्ठा करते हैं, उसी पानी को पॉली हाउस में यूज करते हैं। इससे बढ़िया एग्जाम्पल पूरे इंडिया में मुझे नहीं लगता दूसरा है। और हमारे राज्य की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या पानी की ही है। अगर पानी का हम हार्वेस्टिंग कर लें, पॉन्ड्स बनाना किसान शुरू कर दें, जिसकी की सब्सिडी सरकार दे रही है, तो मैं समझता हूं कि खेती में एक नई दिशा किसानों को मिल सकती है। जी हाँ, जब जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो, और जैसा कि आपने अभी बताया कि पॉली हाउसेज वगैरह बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं, तो जब जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की बात करें तो फिर पॉली हाउस और जो इस तरह की प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो भी है, इनमें तो केमिकल का उपयोग करना ही करना पड़ता है। ये कैसे संभव हो पाएगा? हाँ, पॉली हाउस में ये बात सही है, किसान को ज्यादा ही जैविक केमिकल्स का उपयोग करते हैं। उसका एक कारण तो है नीमेटोड। जो पॉली हाउस की जो मिट्टी होती है
उसमें नीमाटोड लग जाते हैं। जी। तो अभी आज भी हम सुबह चर्चा कर रहे हैं, तो नीमाटोड के साथ साथ क्या फंगस आ जाती है, क्योंकि मिट्टी गीली ज्यादा रहती है वहां पर, तो फंगस की ग्रोथ रोकना मुश्किल हो जाता है। और नीमाटोड्स को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि हमेशा मॉइस्ट मतलब गीली मिट्टी रहती है। जी। तो हमारे विश्वविद्यालय में एक मशीन अभी हम अंदर कंस्ट्रक्शन है, उसमें हम क्या है टेम्परेचर बढ़ा के पॉली हाउस में के अंदर की जो मिट्टी है ना, हम दो चीजें बताते हैं कि या तो उसका सॉइल का सोलराइजेशन कर दो, यानी जब गर्मी आती है ना मई जून की, तो उसको पॉली हाउस को खोल दो, उसको मिट्टी को पूरी मतलब सोलर एनर्जी उसको मिलनी चाहिए, ताकि पूरी सूख जाए, एक बार सूख जाएगा, पूरा नीमट खत्म हो जाए। लेकिन प्रैक्टिकली वो संभव नहीं है, क्योंकि किसान में 12 महीने फसल लेने की इच्छा रहती है, नेचुरल उनको इनकम भी करनी होती है, खर्चे भी बहुत सारे होते हैं। तो हमारे यहाँ से एक मशीन हम बना